हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मंजीत ह्यूमैनिटीज पॉइंट अड्डा पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग जो सैम्पल पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, सैम्पल नंबर 1 सैम्पल नंबर 2 दोनों सैम्पल पेपर हम लोग का काफ़ी डेडिकेशन के साथ कंप्लीट हो गया है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपको पता है, इस पे चैनल पे 30 सेट हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव सेक्शन का, और उस 30 सेट्स में हम लोग काफ़ी ज़्यादा सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है आपके एग्जाम के लिए। तो नियर अबाउट अगर हम लोग 30 सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो आई थिंक 900 टू 1000 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, और उसमें से 21 क्वेश्चन एज इट इज़ आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन में। तो आप इसको फॉलो करते जाइए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है या कोई अगर आपको सजेशन है कि आप सजेस्ट करना चाहते हो, या किसी टॉपिक का वीडियो आप डिमांड करना चाहते हो कि कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, वन शॉट वीडियो या कोई भी वीडियो, तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैपिंग का वीडियोज मैंने अपलोड कर दिया है। एक मैप से आपके 5 नंबर के पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। 10 मैप हमने अपलोड किया उस वीडियो में। 30 मिनट का वीडियो है, आप उसको अगर एक बार देख लेते हो तो आपके 5 नंबर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं उस मैप के। तो आप जाकर के उस मैपिंग सेक्शन को वीडियो को एक बार जरूर देखिए। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है 5 ईयर्स के, उसकी सीरीज भी हम स्टार्ट किए हुए हैं। उसके भी वीडियोज अब आने वाले हैं सीरीज के साथ। 10 से 15 दिन में वो भी कवर कर दूंगा। और इसके सैम्पल पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी मैं वीडियो में कॉन्टिन्यूस अपलोड कर रहा हूँ, और वो भी अपलोड होंगे। तो विद इन 20 to 25 डेज आपके कई सारे वीडियोज मिलने वाले हैं। बने रहिए इस चैनल पे। सैम्पल पेपर 3 हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं। हाउ डज द महाभारत contribute to our understanding of social structure, kingship relation and the caste hierarchy in early Indian society? हम लोग महाभारत जो हमारा है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में, किंगशिप को, रिलेशन को एंड कास्ट हायरार्की को, अर्ली इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से महाभारत हेल्प करता है। तो ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। आपको महाभारत तो पता ही है। महाभारत गिव्स सिग्निफिकेंट इंसाइट इनटू द इंडियन मैथमेटिकल ट्रेडिशन। अब इसमें मैथमेटिकल ट्रेडिशन की तो बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो सक्सेशन, द्रौपदी, किंगशिप, इसकी बात है। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। द महाभारत एक्सप्लोर द पॉलिटिकल एंड द लीगल सिस्टम ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर की बात है क्या महाभारत में? बिल्कुल गलत। ये तो कोई भी बता देगा, गुप्ता एम्पायर की बात नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है अपना? द महाभारत प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल नॉर्म, किनशिप रिलेशन एंड कास्ट बेस्ड हायरार्की, शेडिंग लाइट ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फैमिली एंड द सोशल ड्यूटीज। बिल्कुल सही। इसी चीज़ की बात की जाती है महाभारत में, सोशल नॉर्म्स की, किनशिप की, रिलेशन की, कास्ट बेस्ड हायरार्की की। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। टू विच रिलीजन्स डज द कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा? कौन सा ऐसा रिलीजन है जो कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा देता है? देखिए, अहिंसा तो जैनिज्म ने भी बोला, बौद्धिज्म ने भी बोला, और नॉन वायलेंस जी, ठीक है, एज एम्फेसाइज्ड बाय द महावीरा। अब यहाँ पर इन्होंने कोट कर दिया महावीरा का नाम। महावीरा का नाम इन्होंने कोट कर दिया, तो महावीरा कहाँ के थे? जैनिज्म के थे। तो यहाँ से आंसर निकल करके आ गया। अगर ये महावीरा नाम कोड नहीं होता तो फिर थोड़ा सा डाउट होता जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म में। ओके, लेकिन महावीरा कोट करने से हमारा आंसर काफ़ी इजी हो गया है। महावीर जो थे वो तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, हाँ, इनके फर्स्ट तीर्थंकर थे। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इब्न बतूता ट्रैवल अकाउंट। इब्न बतूता पता है आपको 1336 में आया था, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी बनाया था, इनको चाइना भी भेजा था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है जो ऑब्जेक्टिव के हैं। तो फर्स्ट हम असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन एंड रीजन के लिए मैंने ट्रिक आपको बार बार बताया है कि असर्शन के बाद आपको क्योंकि बोलना होता है या कॉज बोलना होता है। अगर दोनों असर्शन और रीजन मैच कर जाते हैं तो ए, नहीं तो बी, ठीक है। इब्न बतूता ट्रैवल अकाउंट प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंसाइट इनटू इंडियन सोसाइटी, कल्चर, गवर्नेंस ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कल्चर के बारे में, गवर्नेंस के बारे में इब्न बतूता का जो ट्रैवल अकाउंट है, रिहला नाम है, बुक का नाम उसके रिहला है, RIHLA
ए। ये बुक का नाम आप नोट कर लीजिए, ये बुक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, रीजन पढ़ते हैं। ही ट्रेवल द एक्सटेंसिवली इन द नॉर्थ इंडिया एंड डॉक्यूमेंटेड द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ। देखिए दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी कहाँ पे है, तो डॉक्यूमेंटेड किया था वेरियस एस्पेक्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ में। तो बिल्कुल सही है, असर्शन एंड रीजन दोनों सही है और मैच भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। भक्ति मूवमेंट आप लोग को पता है साउथ इंडिया में अलवार और नैनार से स्टार्ट हुआ था पूरा का पूरा, उसके बाद से नॉर्थ इंडिया में भी आया था। भक्ति मूवमेंट कास्टिज्म को अपोज करता था, रॉयल पेट्रोनेज को सपोर्ट करने को के लिए ये लोग वो प्रयास करते थे कि रॉयल पेट्रोनेज मिल जाए। तो भक्ति मूवमेंट के बारे में ऑप्शन है, देखते हैं। द भक्ति मूवमेंट एम्फेसाइज डिवोशन टू ए पर्सनल डेटी। पर्सनल डेटी को डिवोटेड थे। कोई अलवार मतलब विष्णु भगवान को पूजा करता था, कोई सैविज्म शिव भगवान की पूजा करता था। ठीक है, नैनार यानी नैनार भी बोलते थे, नैनार भी शिव जी को ही बोलते थे। तो कोई अलवार की पूजा करता था, कोई नैनार की पूजा करता था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन तो इतना राइट हो गया, पर्सनल डेटी, सबका पर्सनल डेटी था। सेकंड है, इट डिसरिगार्डेड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल्स एंड कास्ट डिस्टिंक्शन। कास्ट डिस्टिंक्शन को डिसरिगार्डेड करते थे, कास्ट को कभी नहीं मानते थे। तो सेकंड वाला भी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, द मोमेंट वॉज द कन्फाइंड ओनली आ गया। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया ओनली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, स्ट्रिक्ट आ जाए, ये ऑल आ जाए, ये सारे चीज वर्ड आ जाए ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो फर्स्ट और टू किस में है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि मैच द फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। अगर आपको एक ऑप्शन भी आता है तो भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या है, कोलिन मैकेंजी। कोलिन मैकेंजी कहाँ के थे, ठीक है। तो कोलिन मैकेंजी आपको पता है कि वो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जो सर्वे करने के लिए आए थे। तो सर्वे करने के लिए आए थे विजयनगर एम्पायर में। तो फर्स्ट कॉम्प्रेसिव सर्वेयर ऑफ द रूल्स, ओके, वेरी गुड। उसके बाद से रॉबर्ट सेवल। अगर आपको रॉबर्ट सेवल के बारे में कुछ नहीं पता है तो चलिए इसको छोड़ते हैं कुछ समय के लिए। तो एक को देखते हैं किसमें 1 पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक के 1 पे लगा हुआ है। तो ये देखो, ये यहाँ से हमारा आंसर निकल करके आ गया। लेकिन हम लोग थर्ड ऑप्शन भी पढ़ते हैं। अब्दुल रज्जाक को पता है ना कि ये विजयनगर एम्पायर में आए हुए थे, बिल्कुल सही। और ये फ्रेनन नुनीज जो थे वो भी विजयनगर अंपायर में आए थे। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ओके। अब्दुल रज्जाक जो थे कहाँ के थे ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है। और ये नुनीज जो थे वो कहाँ के थे ये भी आप कमेंट में बताइए कहाँ के थे, ठीक है। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द मुगल ऑफिशियल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ओके। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, मुगल के ऑफिसर को बताना है। तो फर्स्ट है, दिस ऑफिसर वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री साइड। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्री साइड में मेंटेन करते थे ये ऑफिसर। तो कौन है, मनसबदार, जमींदार, जागीरदार, दीवान। चलो सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन में पूरा इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए फिर ऑप्शन को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। He collect the tax behalf on emperor and acted as the intermediary between the state and the peasant। देखिए intermediary between the state and the peasant क्या है, और behalf of emperor पे आए, मतलब emperor के behalf पे जो टैक्स कलेक्ट कर रहा था, और लॉ एंड ऑर्डर को भी उनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, ही ऑफ्टन हेल्ड ए हेरिडेटरी पोजीशन। हेरिडेटरी पोजीशन में आ गया तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा मनसबदार। मनसबदार को दिया गया था हेरिडेटरी पोजीशन, लॉ एंड ऑर्डर हर एक चीज को दिया गया था, ओके। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द कॉलोनियल डॉक्यूमेंट शोन बिलो विच रिकॉर्डेड लैंड रेवेन्यू डिटेल। अब ये रिकॉर्ड बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट, इमेज आपको पता है ना कि कोई भी सैंपल पेपर मैं कराऊंगा उसमें एक इमेज जरूर होगा, और इमेज आप लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी होता है। एक इमेज से आपको अगर 1 नंबर का तुरंत मिल जाता है। तो इमेज आप मेरे साथ बने रहे, इससे बाहर कोई जो सैंपल पेपर में करा रहा हूँ उससे बाहर इमेज कुछ नहीं आएगा। तो ये डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों ने ब्रिटिशर्स वाला जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, जो ब्रिटिशर की जो परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, उसी का डॉक्यूमेंट है। तो ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट का डॉक्यूमेंट है। अब रैयतवाड़ी सेटलमेंट कब लॉन्च हुआ था, तो 1820 के अराउंड लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो टॉमस मुनरो ने लॉन्च किया था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट में किससे सेटलमेंट था, तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट में डायरेक्ट पीजेंट से सेटलमेंट कर लिए थे ये लोग।
परमानेंट सेटलमेंट में किससे सेटलमेंट था? परमानेंट सेटलमेंट में डायरेक्ट जमींदार से सेटलमेंट कर लिए थे ये लोग, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट को और क्या बोलते थे? तो जमींदारी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये सब्सिडरी अलायंस वो तो एक अलायंस ट्रीटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर कॉज ऑफ द रिवोल्ट 1857? मेजर कॉज क्या था 1857 के रिवोल्ट में? तो देखिए 1857 के रिवोल्ट का तो बहुत सारे कारण थे। पॉलिटिकल कॉज था कि पॉलिटिकल जो रूलर होते थे उनको हटा दिया गया था। इकोनॉमिकल कॉज था कि लोगों को इकोनॉमिक पूरी तरीके से इंडिया की इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई थी। ट्रेन ऑफ वेल्थ के अकॉर्डिंग यहाँ का पैसा उठा करके वो लोग ब्रिटेन लेकर के जाते थे, तो इकोनॉमिकल कॉज भी होता। रिलीजियस कॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको पता है कि बोन डस्ट मिला रहे थे फ्लोर में, आटे में, उसके बाद से जो उनका गन का जो कारतूस था उसमें पिग और काऊ वाला भी सेंटिमेंट आ गया था। तो मेनली तो उसमें मेजर कॉज तो रिलीजन वाला आ गया था, लेकिन ये सारे कॉज आपको पता होने चाहिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सारे कॉज भी थे 1857 रिवोल्ट के। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो वाइड स्प्रेड फूड शॉर्टेज, तो फूड शॉर्टेज का तो रीजन नहीं था, ये तो तुरंत का रीजन नहीं था। ब्रिटिश दिस रिगार्डेड फॉर द इंडियन रिलीजियस बिहाफ एंड प्रैक्टिस, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। कॉज, इमीडिएट कॉज, ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अब देखिए यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है, कई बार आप क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाते हैं, इनकरेक्ट की जगह पे करेक्ट पढ़ लेते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना होता है इनकरेक्ट पूछा हुआ है कि करेक्ट पूछा हुआ है। तो इज इनकरेक्ट अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या इनकरेक्ट है? ओके, द मूवमेंट इनकरेज पीपल टू बाइकाट द ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशन, हाँ बिल्कुल सही, गांधी जी ने बोला था ब्रिटिश गुड्स को बाइकाट करिए और इंस्टीट्यूशन को बाइकाट करिए। इसीलिए तो जो एजुकेशन पढ़ने वाले बच्चे थे वो कॉलेज छोड़ दिए थे, लॉयर लॉ छोड़ दिए थे, गवर्नमेंट जॉब लोग छोड़ने लगे थे। तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। सेकंड है, गांधी लेड द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर से गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा एंग्री हुए थे और उन्होंने लीड किया था मूवमेंट को, ये भी ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन, द मूवमेंट प्रमोटेड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट एंड नॉन कोऑपरेशन, बिल्कुल सही ऑप्शन है, नॉन वायलेंस को प्रमोट करता था और नॉन कोऑपरेशन को करता था, ये भी। डी ऑप्शन देखते हैं, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एम टू द सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, ब्रिटिश वॉर एफर्ट को कहाँ सपोर्ट करते थे ये लोग तो नॉन कोऑपरेशन, उनको सपोर्ट करना, नॉन कोऑपरेशन का मतलब ये कोऑपरेट नहीं करना, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा हुआ था, तो हमारा ये 9 का डी। 10th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। टू अंडरस्टैंड द गाइडिंग प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्कशन एंड शेप द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग फेज, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज वुड बी द मोस्ट इंफॉर्मेटिव? देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके 1947 के टाइम से बनना शुरू हुआ था, 1950 में आके कंप्लीट हुआ था, तो जो प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्कशन है, सारे चीज़ों को हम ड्राफ्टिंग पेज के कैसे हमको आपको पता चला? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज वुड बी मोस्ट इंफॉर्मेटिव, कौन सा सोर्स आपको मोस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए समरी ऑफ द जुडिशियल केसेस पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्या जुडिशियल केसेस से आपको पता चला क्या कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना हुआ है? बिल्कुल नहीं। रिकॉर्ड ऑफ द डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपका सही है। आज भी अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो आपको रिकॉर्ड ऑफ डिबेट को पढ़ते हो कि किस तरीके से लोग डिबेट कर रहे थे। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में भी हम लोगों ने कितना डिबेट देखा हुआ है, नॉर्थ इंडिया के, साउथ इंडिया के लीडर का। तो ये डिबेट और द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे ही हमको पता चला है, सोर्सेज हैं जिससे हमारा कैसे ड्राफ्ट हुआ है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, तो 9 का बी, 10th का बी ऑप्शन हमारा सही है। ओके, 11th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 11th क्वेश्चन में फिर से वही एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे, एक ऑप्शन भी पता रहेगा तो हमको पता चल जाएगा। तो धौलावीरा के बारे में क्या दिया हुआ है आपको पता ही है, वाटर रिजर्वायर पूरे इंडस वैली में सबसे बढ़िया वाटर रिजर्वायर कहाँ था? धौलावीरा में था। वेरी गुड। चौंधड़ो के बारे में तो आपके चैप्टर में ही दिया हुआ है, ए टाइनी सेटलमेंट 7 हेक्टेयर का था चौंधड़ो। तो चौंधड़ो बीट्स मेकिंग फैक्ट्री थी, वहाँ पर एक फैक्ट्री साइट था। ओके, बनवाली हरियाणा में था, वुडन प्लाउ भी मिला हुआ था और ये लार्ज सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, ये भी ऑप्शन सही है। राखीगढ़ी ये टेराकोटा बेंगल मिला हुआ था। A 1 2 3 4 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्लेड ए सेंट्रल रोल इन प्रमोटिंग ट्रेड रिलेशन बिटवीन द मौर्यन एम्पायर एंड द सेंट्रल एशिया? कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जो प्रमोट करते थे ट्रेड रिलेशन, मतलब व्यापार को
किसके किसके बीच में, मौर्य एम्पायर और सेंट्रल एशिया के एम्पायर के बीच में ट्रेड को कौन प्रमोट करता था। तो ट्रेड को प्रमोट करने के लिए मौर्यन एम्पायर और सेंट्रल एशिया में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए कौन से ऐसे फैक्टर थे मौर्यन के, तो जो हम लोग सेकंड और थर्ड चैप्टर पढ़े हुए हैं वहीं से हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैरीटाइम रूट टू द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ मैरीटाइम रूट उस समय था, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। ईस्ट एशिया की, ये सेंट्रल एशिया की बात कर रहा है और यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा है, ये गलत हो गया, तो रीजन ही गलत बता रहा है। ठीक है, बिल्डिंग द सिल्क रूट थ्रू द नॉर्दर्न इंडिया, सिल्क रूट ही हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया को जो कनेक्ट करता था वो सिल्क रूट ही कनेक्ट करता था। आज भी हमारा जो चाइना जो सिल्क रूट के एक नया चीज़ बना रहा है, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या ओबोर, वन बेल्ट वन रोड जो बना रहा है, वो भी इसी का फॉर्मेशन है जो उसका एंशिएंट टाइम का था। ठीक है, 13, हाउ डिड द मनुस्मृति इन्फ्लुएंस द सोशल स्ट्रक्चर इन एंसेंट इंडिया, चूज द बेस्ट ऑप्शन। सबसे पहले हम लोग मनुस्मृति की बात कर लेते हैं। तो मनुस्मृति जो था 200 BC टू 200 CE के बीच में बना हुआ था। मनुस्मृति जो था वो पूरे के पूरे जो वर्ड आर्डर थे, जो वर्णाज आर्डर थे, उनको स्ट्रिक्टली बोलता था कि जो जिस वर्ण का है वो उसी वर्ण का क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ये हमारा था। तो अब इसका ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि हमारा कैसे सोशल स्ट्रक्चर को वो करता था। तो बाई आउटलिंग द मिलिट्री टैक्टिक, क्या मनुस्मृति मिलिट्री पर आधारित था? नहीं, मिलिट्री तो भी हमने बताया कि मिलिट्री पर नहीं, वो तो सोशल स्ट्रक्चर की बात करता था, 4 वर्णाज की बात करता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राज की बात करता था। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है बाय डिटेलिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन वर्ना, बी ऑप्शन हमारा सही, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। कभी भी कहीं पे भी डाउट हो, कुछ चीज़ों को डिमांड हो, आप कमेंट भी करते रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द अशोकन पिलर्स एंड एडिक्टेड रिवील अबाउट द एम्परर अशोका एफर्ट टू स्प्रेड बुद्धिज्म, चूज द बेस्ट आंसर। ओके, तो अशोका के जो पिलर्स थे, रॉक एडिक्ट थे, जिस पर वो धम्मा की पॉलिसी लिखाता था, जो बौद्धिज्म के मैसेजेस होते थे अच्छे अच्छे, केवल बौद्धिज्म ही नहीं कहेंगे, उसमें सारे रिलीजन को एक तरीके से कंबाइन करके रखा हुआ था, उसने सारे रिलीजन को वो प्रमोट करता था अशोका के ऊपर। तो जो उसके पिलर्स थे, जो उसके रॉक एडिक्ट्स थे, वो क्या मैसेज और किस तरीके से कन्वे करते थे, किस लिए कन्वे करते थे, इसके बारे में क्वेश्चन थे। दे रिकॉर्ड द मिलिट्री स्ट्रेटजी, ये तो सीधा सीधा गलत हो जाता है, मिलिट्री स्ट्रेटजी की बातें नहीं करता था। उसके जो रॉक एडिक्ट होते थे अच्छी अच्छी बातें करते थे कि अपने फादर की रिस्पेक्ट करिए, एल्डर सिटीजन को रिस्पेक्ट करिए, डोमेस्टिक एनिमल को सेफ रखिए, इन्वायरमेंट को सेफ, सब उसके लिए था। कैसे गवर्नेंस होना चाहिए उसके लिए था, तो मिलिट्री के लिए तो था ही नहीं। दे लिस्ट द इकोनॉमिक पॉलिसी, बिल्कुल नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए भी नहीं था। दे हाईलाइट द अशोका इंटेंशन टू क्रिएट न्यू रिलीजन, क्या अशोका नया रिलीजन क्रिएट करना चाहता था? नहीं भाई, अशोका नया रिलीजन क्रिएट नहीं करना चाहता था। अशोका तो बौद्धिज्म के इन्फ्लुएंस में था, तो नया रिलीजन क्यों करेगा। दे इलुस्ट्रेट द अशोकाज कॉल फॉर एथिकल बिहेवियर एंड सपोर्ट, एथिकल बिहेवियर एंड सपोर्ट फॉर बुद्धिज्म, ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, बिल्कुल सही है, एथिकल बिहेवियर के लिए था वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। हाउ डिड द इब्न बतूताज ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी कंपेयर टू अल-बरूनीज, चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, इब्न बतूता जो था ना, इब्न बतूता जो था, जो 1336 में आया था, वो इंडिया के जो कोर्ट थे, मेनली मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट के बारे में बताता है चीज़ें। अल-बरूनी जो है, अल-बरूनी मेनली फोकस करता है कास्ट पे, लिटरेचर पे, एस्ट्रोनॉमी पे, इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता था। इन दोनों में डिफरेंसेस है। तो जो वर्ण आर्डर की जो बात करता है वो अल-बरूनी बात करता है। इब्न बतूता वर्ण आर्डर की बात नहीं करता। इब्न बतूता क्या उसमें बात करता है, कॉस्मोपोलिटिसिज्म, कॉस्मोपोलिटिज्म मतलब सारे लोग का एसिमिलेशन की बात करता है कि सब लोग साथ में खुश रहते थे। दिल्ली दरबार की बात करता है, इंडियन सोसाइटी की, मतलब अच्छी अच्छी बातें बताता है। ये क्रिटिसाइज नहीं करता है इब्न बतूता, क्योंकि इब्न बतूता तो एक ट्रेवलर, कहीं पर एक जगह अच्छे से रुका ही नहीं। वहीं पे अल-बरूनी जो है वो पूरी तरीके से क्या करता है, डिस्कस करता है कास्ट पे, डिस्टिंक्शन पे, सब चीज़ों पे, नोशन ऑफ पॉल्यूशन पे, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन करता है। तो बी ऑप्शन जो हमारा है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डिड द भक्ति मूवमेंट बिकम वाइडली पॉपुलर इन मिडवल इंडिया, चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। भक्ति मूवमेंट जो था वो वाइडली पॉपुलर क्यों हुआ था मिडवल इंडिया में, मिडिवल इंडिया में, चूज द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है इट्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ
elaborate the ritual for all believers. Okay, it focus the solely on temple based religion practice. solely no, ये तो गलत हो गया ना। सी ऑप्शन है, इट वॉज सपोर्टेड एक्सक्लूसिवली बाय द रॉयल पेट्रोनेट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको ये बताना है कि क्यों वाइडली पॉपुलर हुआ। तो वाइडली पॉपुलर होने के पीछे दो रीजन था। देखिए, रॉयल पेट्रोनेज को भी आप बोल सकते हो, लेकिन रॉयल पेट्रोनेज वाइडली पॉपुलर होने का रीजन ये नहीं था। यहाँ पर भक्ति मूवमेंट अपने आप में ही यूनिक था, कास्ट के अगेंस्ट था। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए हुए हैं ना कि सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, लेकिन सारे ऑप्शन नहीं, एक बी ऑप्शन को अगर हम छोड़ दें तो आपको तीनों ऑप्शन जो है उसको कंफ्यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वाइडली पॉपुलर क्यों हुआ था। तो वाइडली पॉपुलर के लिए रीजन बताना है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लास्ट वाला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इट इनकरेज द पर्सनल डिवोशन ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन। यहाँ पर देखिए सगुण भक्ति की बात होती थी, निर्गुण भक्ति की बात होती थी। तो गॉड रिगार्डलेस और कास्ट डिस्टिंक्शन मतलब होता है कि कास्ट के सारे कास्ट, जो कास्टिज्म उस टाइम पे फैला हुआ था नॉर्थ इंडिया में, जो वर्णाश्रम सिस्टम था, जो वैदिक ट्रेडिशन था, उसके अगेंस्ट गए थे, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो पॉपुलर होने के पीछे रीजन क्या है? कॉमन लैंग्वेज में लोग बोलते थे, ये पॉपुलर होने का रीजन है। कास्ट के जो कास्टिज्म था उसके अगेंस्ट से, ये पॉपुलर होने का रीजन है। गॉड में सगुण और निर्गुण दोनों को कॉन्सेप्ट दिए होते, ये इसका रीजन है पॉपुलर होने के लिए। तो 16 का जो डी है वो अपना राइट आंसर है। 17 करते हैं, 17 पे आते हैं। यहाँ पर इसको अरेंज द फॉलोइंग विजयनगर्स रूलर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर देखिए, इनको तीनों को सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो आपको एक पता होना चाहिए कि क्या सबसे लास्ट में आया था। तो देखिए, अगर आपने विजयनगर एम्पायर में पढ़ा होगा तो सबसे जो बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी या बैटल ऑफ तलिकोटा पढ़ा होगा, ठीक है, जो 65 में हुआ था, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो लास्ट रूलर था राम राय था। लास्ट रूलर कौन सा था? राम राय था। तो यहाँ पर देखिए किसी में फोर्थ है, तो फोर्थ दो में, ए और बी में, तो सी और डी तो हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद से देखिए मेनली यहाँ पर कंफ्यूजन आपको होगा हरिहर 2 और बुक्का राय 1 में। तो इसकी आपको डेट या तो पता होना चाहिए या तो एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए कृष्णदेव राय भी तुलु डायनेस्टी के थे, और हरिहर और बुक्का जो थे वो तो संगमा डायनेस्टी से ही जुड़े होंगे। तो अगर आप 3 और 4 को एक साथ देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो आपको 2 ऑप्शन कम से कम इसमें पता होना चाहिए। लेकिन हम लोग मेनली बात करेंगे अगर बुक्का राय फर्स्ट की और हरिहर 2 की कौन सा टाइम ड्यूरेशन है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लें। तो अगर हम बुक्का राय की बात करें तो बुक्का राय आए थे 1344 में, और हरिहर 2 की बात करें तो ये आए थे 1377 में। तो यानी कि 1 2 3 4 बी ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो गया। इस तरीके से अगर आपको 1-2 ऑप्शन नहीं भी आता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए कि ये तो लास्ट में। एलिमिनेशन मेथड का आप यूज करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स डिड द जमींदार प्ले इन द मुगल एग्रेरियन सिस्टम। जमींदार जो थे वो मुगल एग्रेरियन सिस्टम में कौन सा रोल प्ले करते थे, क्या उनका काम था? तो मेनली जमींदार का तो आपको पता ही है कि कभी भी जमींदार थे वो क्या करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और मुगल के पास पहुंचा देते थे। तो यहाँ पर दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल मैटर, चलो ठीक है, लेकिन हमें रेवेन्यू खोजना है पहले, ठीक है। एक्टिंग एज द इंटरमीडिएटरी कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट, ओके। तो बी ऑप्शन हमारा पूरा अच्छा ऑप्शन है, सही है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर उनको पुलिस का भी पावर दिया गया था, कचहरी के भी पावर दिए गए, तो जुडिशरी लीगल मैटर क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन देखिए मेन काम की बात हो रही है, तो ठीक है, तो मेन काम उनका है रेवेन्यू एंड फ्रॉम द पीजेंट। कभी भी आपको अगर 2-3 ऑप्शन में आपको लगे कि तीनों सही है तो उसमें देखिए मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन कौन है, सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन जा रहा है, उसको आपको ट्रिक मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया। ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम में देखिए रैयतवाड़ी सेटलमेंट आपको पता है कि साउथ इंडिया में था, तो परमानेंट सेटलमेंट आपको पता ही है। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ लॉन्च हुआ था? बंगाल में। कब? 1793 में। कौन लॉन्च किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ओके। तो परमानेंट सेटलमेंट आपको पता है, इसमें ही सनसेट लॉ था, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। Identify the event based on the following information. This uprising took place
इन 1857 एंड इन्वॉल्व बोथ इंडियन सोल्जर एंड सिविलियन। देखिए हमारा जो 1857 का ये बोल रहा है कि 1857 में क्या ऐसा हो गया था, तो आपको पता है 1857 में तो एक ही चीज़ हुआ था, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, वही चीज़ हुआ था। तो इसमें बोला कि इसमें दोनों इन्वॉल्व थे, सोल्जर और सिविलियन। बिल्कुल सही, सोल्जर भी लड़ रहे थे और सिविलियन भी लड़ रहे थे, क्योंकि ये आर्टिसियन को भी बर्बाद किए थे, पीजेंट को भी बर्बाद किए थे, जमींदार को भी बर्बाद किए थे, तालुकदार को भी बर्बाद किए थे, उसके बाद से किंग को भी बर्बाद किए। तो 1857 रिवॉल्ट इज जस्ट नॉट ए ओनली सिपॉय रिवॉल्ट, केवल ये आर्मी का रिवॉल्ट नहीं था, पूरे के पूरे सिविलियन का भी रिवॉल्ट था। इसीलिए तो इनको 1 साल लग गया था अंग्रेजों को उसको दबाने में। ओके, सेकंड क्या है, इट बिगेन ए सिपॉय म्यूटनी बट सून स्प्रेड टू ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। मतलब सिपाही म्यूटनी के तौर पे स्टार्ट हुआ था, हाँ, तो 10 मई 1857 को मेरठ में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड कर गया। तो यहाँ पे हम लोग को पहले से ही ऑप्शन पता चल गया, तो लगा लेते हैं सी ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, द ब्रिटिश रेफर टू इज इट एट सिपाही म्यूटनी। ब्रिटिश क्या बोलते हैं, सिपाही म्यूटनी, लेकिन इंडियन क्या बोलते हैं, हमारे जो इंडियन हिस्टोरियन है, कि वो सिपाही म्यूटनी नहीं था, वो क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस था। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिशर्स केवल इसको सिपाही म्यूटनी बोलते हैं। तो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात हो रही है। सेकेंड 21 क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड वाज द सेंट्रल टू गांधी जी सॉल्ट मार्च इन 1930। 1930 में जो सॉल्ट मार्च किए थे गांधी जी का क्या डिमांड था? सॉल्ट के लिए टैक्स था, सॉल्ट पे इन्होंने टैक्स लगा दिया था। देखिए दोस्तों, ये था ना, सॉल्ट सबके घर में बेसिक नीड थी, तो सॉल्ट पे इन्होंने जो टैक्स मारा हुआ था, तो गांधी जी बोलते थे इसको टैक्स को आप कम कर दीजिए या जीरो कर दीजिए। ठीक है, तो ये अभी इसको ऑप्शन को पढ़ते हैं हम लोग। रिडक्शन ऑफ द टैक्सेज ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, नहीं, एग्रीकल्चर के लिए नहीं था। एवोल्यूशन ऑफ द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन द सॉल्ट प्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर हमारा 21 एक सेट का और कंप्लीट हो गया, सैंपल नंबर 3 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैंपल नंबर 4 कर लेंगे। आप ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर भी होगा, इसके साथ होगा। तो आज हम अपना वीडियो में थर्ड हम लोग सैंपल पेपर कंप्लीट कर लिए पूरी तरीके से। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सुझाव हो तो आपका ही चैनल है, आप कमेंट में कमेंट में अपने जो भी आपके सुझाव हो, जो भी आपके कमेंट हो, सब चीज़ों को रखिए, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक्स में मैं आपके इंस्टाग्राम लिंक या टेलीग्राम लिंक या व्हाट्सएप लिंक को शेयर कर दूंगा, उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए और पूरी तरीके से लग जाइए 1 अप्रैल के पेपर में। ओके, यहीं पर वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।